Good evening, everyone. गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। शुरू करेंगे आज की क्लास। आज हम एडोलेसेंस पढ़ने वाले हैं और एडोलेसेंस के बारे में काफी बातें हैं जो हम जानेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। ठंड बढ़िया भाई मनाली यहाँ दिल्ली में, और स्टार्ट करते हैं। ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपकी खत्म हो जाएंगी। कल हमने इन्फेंसी पे चर्चा की थी। जो पीएनजी की बात आप लोग कर रहे हैं वो मैंने बताया था मंडे तक अपलोड हो जाएंगी, जो सारे नए नोट्स हैं आपके जितने भी चैप्टर अब तक हुए हैं। इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष, इस पे चर्चा हमने की थी। अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, इस पे चर्चा हमने कल कर ली थी। लेटर चाइल्डहुड जिसको गैंग एज या स्कूल एज भी कहते हैं, 6 से 12 वर्ष, इस पे भी चर्चा हमारी हो गई थी। आज के लिए हम डिस्कस करेंगे एडोलेसेंस। इससे एक क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाता है, हालांकि पिछले 2 बार से मैं देख रही हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं एडोलेसेंस पे, एडोलेसेंस छोड़िए स्टेजेस पे ही, वो कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं। लेकिन स्टिल आपको क्या करना है, पढ़ के तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, है ना। ऐसा नहीं है ना कि नहीं आ सकते, आ तो सकते हैं, पूछे तो जा सकते हैं क्वेश्चंस जो हैं आपके। इतनी बात क्लियर है या नहीं है ये बता दो, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ठंड है। अच्छा जी, वैसे इस रूम में नहीं है, थोड़ी देर में एसी चलाने की आवश्यकता हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो है गर्मी ढंग से पड़ती है, ठीक है ना। मतलब लाइट की वजह से गर्मी रहती है, पड़ती तो क्या है, ठीक है। तो करें शुरुआत आज की। हम क्या बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं आपके एडोलेसेंस की, ठीक है जी। किशोरावस्था जिसको हम कह रहे हैं। अरे बहुत लेट कहाँ हुआ है भाई, 10 मिनट तो हो भी जाते हैं कि नहीं। देखिए चलिए आ जाते हैं। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, ये आपके स्कूल 18 साल के बाद बच्चा स्कूल से निकल जाता है, और उसके बाद फिर आपको आगे की स्टेजेस पढ़ने की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि आप किसी भी लेवल के लिए जा रहे हो, चाहे लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, स्कूल में 18 साल के बाद वाले बच्चे जनरली आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तबियत बेटर है भाई पहले से। एडोलेसेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, ये है 12 से 18 वर्ष का काल। क्या है, 12 से 18 वर्ष की उम्र। कल हमने बात की थी, डब्ल्यूएचओ ने क्या बताया है, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर पूछे तो 10 से 19 साल, क्योंकि अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेज के 1-2 साल 2-4 साल इधर उधर हो जाते हैं, है ना। तो एज पर डब्ल्यूएचओ जो टाइम पीरियड है इसका वो है 10 से 19 वर्ष, और नॉर्मली अगर हम देखें तो 12 to 18 ईयर्स, यानी 12 से 18 वर्ष, या मैं कहूं टीनेज जिसको हम कह देते हैं, 13 से लेके 19 तक, जब तक एज चलती है आपकी, टीन जिसमें आता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद 20 हो जाएगा तो टीन एज बचेगी नहीं। तो बेसिकली मोटा मोटा समझने के लिए आपकी टीन एज आप कह सकते हैं यहाँ पे। बात सही है नहीं है, बिल्कुल सही है ना। नोट्स मंडे को मिल जाएंगे। द पीरियड ऑफ ग्रोइंग अप टू एन अडल्ट फ्रॉम अ, इसकी डेफिनेशन क्या है वो समझ लेते हैं। द पीरियड ऑफ ग्रोइंग अप टू एन अडल्ट फ्रॉम अ चाइल्ड इज नोन एज एडोलेसेंस, यानी वह अवस्था, वो पीरियड जब आप एक अडल्ट के रूप में बड़े हो रहे हैं, एक अडल्ट बन रहे हैं, किससे, एक चाइल्ड से, बच्चे से जब आप वयस्क बन रहे हैं, इसके बीच की अवस्था को एडोलेसेंस कहते हैं। यानी बचपन और वयस्कता के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं हम, किशोरावस्था कहते हैं। यानी ना तो आप इस उम्र में बच्चे हैं और ना ही आप जवान हैं या वयस्क हैं, है ना। ना तो आपको वोट देने का राइट मिला है, और ना आप इतने छोटे रह गए कि आप जैसे मर्जी करे घूम सकते हैं, आपको बॉटल कोई हाथ में देगा दूध की पीने को, इतने छोटे भी नहीं रहे हैं। यानी ना तो आप अब बच्चे हैं ना आप बड़े हैं, है ना। ये अपने आप में खतरनाक पीरियड भी है, ठीक है ना तो आप बच्चे हैं ना आप बड़े हैं, इसीलिए यहां पे हो जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस। तो एडोलेसेंस की जब हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था की, तो ये क्या है, एक ट्रांजिशनल पीरियड है। क्या है, ट्रांजिशनल पीरियड है किशोरावस्था, 12 से 18 साल, ठीक है ना। ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है कि एक चाइल्ड से, एक बच्चे और एक अडल्ट, वयस्क के बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। वयस्क क्या होता है, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, 21 साल 19 साल, एक वयस्क, जब आप वोट देने का अधिकार आपको मिल गया, है ना,
शादी करने का अधिकार आपको मिल गया, है ना। बाल्यावस्था यानी बचपन, जब आप एक बच्चे से एक अडल्ट बन रहे हैं, बच्चे और अडल्ट के बीच का जो पीरियड है, हाँ गोल्डन पीरियड भी इसको कह देते हैं कई लोग, वो क्या कहलाता है? इस ट्रांजिशनल पीरियड को, जब आप अडल्ट बनने की प्रक्रिया में हैं, बने नहीं है, एडोलेसेंस कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, है ना। इस किशोरावस्था को आप ट्रांजिशनल पीरियड कह सकते हो कि एक बच्चे से ट्रांजिशन यानी परिवर्तन हो रहा है, किसमें? एक अडल्ट में, है ना। ट्रांजिशनल पीरियड भी कह सकते हैं इसको हम यहां पे ब्रिज पीरियड भी कह सकते हैं। तो ये ब्रिज है, पुल का काम करेगा, किसके बीच में? चाइल्ड, एक बच्चे और एक वयस्क के बीच का जो पुल है उसको किशोरावस्था कहते हैं। इतनी बेसिक सी बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए फटाफट से। बच्चे और वयस्क के बीच के पुल को किशोरावस्था कहते हैं। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ बात है। कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो तो आप बताइए, नहीं हो तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलिए समझते हैं एक एक करके। एक बच्चे से वयस्क होने की अवधि को किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है, यानी वो बीच का पीरियड है जहां बच्चा ना तो बच्चा है और ना ही वो बड़ा है, ठीक है जी। तो द टर्म अडोलेसेंस डेराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड अडोलेसियर, है ना। ये यहां लिखने में गड़बड़ हुई है। अडोलेसियर एक लैटिन वर्ड है, अडोलेसियर, अडोलेसियर। तो अडोलेसियर नाम के शब्द से अडोलेसेंस की उत्पत्ति हुई है। इस अडोलेसियर का मतलब होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। अभी वो दोबारा आएगा वो पॉइंट, डोंट वरी, जो अभी बताया था। यानी अडोलेसियर का मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी या टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना, परिपक्वता की ओर जाना। यानी अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन परिपक्व होने की ओर जाने वाली अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। हम कहते हैं ना, बहुत सेंसिटिव पीरियड है, या तो आपका जीवन बन सकता है या फिर आप भटक गए दिशा इस उम्र में। तो हम कहते हैं इस उम्र के बच्चों को, या आप भी जब बड़े रहे होंगे, 11th 12th में होंगे, 9th 10th में होंगे, माँ बाप का ध्यान जाता है बहुत कि यार हमारा बच्चा कहीं इधर उधर गलत आदतों में ना पड़ जाए, है ना। बहुत ज्यादा उसका अपने लुक्स पे ध्यान रहता है, खुद को बहुत निहारता है शीशे के सामने, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो किशोरावस्था शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति लैटिन शब्द के अडोलेसियर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। तो अगर पूछ ले कि अडोलेसियर या एडोलेसेंस का मतलब क्या है, तो टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। इसको ट्रांजिशनल पीरियड यानी संक्रमण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल पीरियड यानी संक्रमण काल। ट्रांजिशन यानी परिवर्तन का काल। जब आप एक बच्चे से, भाई अगर आप देखेंगे 12 साल से पहले पहले तो बच्चा था, चाइल्डहुड की अवस्था है वो, लेटर चाइल्डहुड तक, और 18 साल के बाद वयस्क कहलाएगा। तो इन दोनों के बीच की अवस्था है यानी अडल्ट, यानी ट्रांजिशन हो रहा है बच्चे का एक वयस्क में। किस दौरान? इस अवस्था के दौरान जिसको हम एडोलेसेंस कह रहे हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड हमने कह दिया, इसको परिवर्तन का काल कह दिया, संक्रमण काल कह दिया। इससे गुजरेगा बच्चा, इसको थ्रेशहोल्ड टू अडल्टहुड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? थ्रेशहोल्ड टू अडल्टहुड। ये लिख लेना कहीं छोटा सा, थ्रेशहोल्ड टू अडल्टहुड। हो सकता है पीपीटी में मेंशन ना किया हो, मुझे याद आ गया बताते बताते। थ्रेशहोल्ड टू अडल्टहुड यानी कि ये वो चौखट है जो वयस्कता की ओर आपको लेकर के जाती है। चौखट है बोले तो, थ्रेशहोल्ड मतलब दहलीज। गानों में सुना होगा आपने, उर्दू का शब्द है, याद रहेगा, है ना। दहलीज या दरवाजा है। मैं कहूं ये एक दरवाजा है और इधर है आपका चाइल्डहुड यानी आपका बचपन, 12 साल तक की उम्र, और इस दरवाजे के अंदर जब आप जाएंगे तो एडोलेसेंस में जाएंगे, और इससे निकलेंगे तो अडल्ट के रूप में निकलेंगे, एक वयस्क होकर के निकलेंगे, 18 प्लस के होकर के निकलेंगे, 18 प्लस बन जाएंगे फिर आप। ये जो है ये दहलीज है, थ्रेशहोल्ड है, ये वो है। इस चौखट पे आप खड़े हैं, किस चौखट पे? अडल्टहुड की, कि आप अडल्टहुड में निकलेंगे इस दरवाजे के अंदर जैसे जाएंगे। दरवाजा क्या है? दरवाजा है एडोलेसेंस का, किशोरावस्था का, 12 से 18 की उम्र का। समझ पा रहे हैं या नहीं? बहुत बढ़िया इंद्रा, ठीक है सूर्या। तो ये थ्रेशहोल्ड पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड है। और एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल कहा है, स्टैनली हॉल नाम के एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा है कि ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल है, यानी कि ये भी आप नोट कर सकते हो कहीं कि किशोरावस्था क्या है? adolescence is the period of
स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ऐसा क्यों है उसको भी समझेंगे। यानी जो किशोरावस्था है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था है। किसके मुताबिक? स्टैनली हॉल के मुताबिक। एक व्यक्ति है, मनोवैज्ञानिक है, अब तो नहीं है खैर, स्टैनली हॉल कह रहे हैं कि हॉल में तूफान की संभावना बढ़ जाती है। कब? किशोरावस्था में। ठीक है ना। तो स्टैनली हॉल की माने अगर स्टैनली का डब्बा मूवी आई थी ना, ये वो वाला स्टैनली नहीं है, स्टैनली हॉल मनोवैज्ञानिक है एक अमेरिकी। इनकी बुक का नाम भी है एडोलेसेंस, किशोरावस्था नाम की इनकी एक बुक है, बहुत ही फेमस। स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का पीरियड है, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि तनाव एवं तूफान का काल। हम कहीं लिख सकते हैं किशोरावस्था तनाव एवं तूफान का काल है या अवधि है, जो आप कहना चाहें। ऐसा किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। तूफान की अवस्था क्यों कहते हैं भाई इसको? स्टॉर्म एंड स्ट्रेस एंड स्टॉर्म क्यों कह रहे हैं? आंधी तूफान चलते हैं इस एज में? नहीं, बाहर की बात नहीं हो रही कि रोड पे बहुत तेजी से मौसम बदलता है। मन के अंदर बच्चे के शरीर के अंदर इसी स्टेज के टाइम पीरियड को, इसमें ही कुछ साल हैं बीच में, जिसको हम टीनेज भी कह देते हैं पिंकी, है ना, 13 to 19 वाले पीरियड को अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो इस स्टेज में बच्चे के मन में, बच्चे के शरीर में तूफान आया हुआ होता है। एक तरह से तनाव एवं तूफान की अवस्था है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन एक साथ हो रहे होते हैं। कैसे परिवर्तन है? दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। एक है बायोलॉजिकल, यानी जैविक परिवर्तन, यानी बच्चे के अंदर बहुत सारे जैविक परिवर्तन हो रहे होते हैं। उसकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, उसके बॉडी पार्ट्स वो मैच्योर हो रहा होता है, प्यूबर्टी हिट कर रही होती है, यानी अब वो रिप्रोडक्शन के लिए बच्चा पैदा कर पाने की जो क्षमता है वो उसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। प्यूबर्टी हिट करना यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसके फंक्शनल हो जाएंगे। तो बायोलॉजिकल चेंजेस यानी शारीरिक बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। साइकोलॉजिकली भी उसको नहीं पता वो बच्चा है कि बड़ा है। 2 मिनट में उसको घर पे कह दिया जाए, अरे तुम अभी छोटे हो, ज्यादा बीच में मत बोलो। 2 मिनट में कहा जाता है इतने बड़े हो गए, पता नहीं है क्या करना है जीवन में, है ना। तो मनोवैज्ञानिक मन की स्थिति भी उसकी ऐसी है। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी बहुत सारे हो रहे होते हैं, और जैविक यानी शारीरिक परिवर्तन भी बहुत सारे हो रहे होते हैं शरीर के अंदर, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो उसकी हाइट का बढ़ना हो, चाहे वो उसकी आवाज में परिवर्तन हो। अगर हम देखें, लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ का आना लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, ये सारी चीजें एडोलेसेंस के लक्षण हैं। तो हम ये कह सकते हैं, अमेरिका से थे स्टैनली हॉल, हम ये कह सकते हैं, उसी के अंदर आ जाएगा प्रिया वो, है ना, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन जो हैं, चाहे वो शारीरिक हैं, चाहे वो मानसिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ये सभी तरह के परिवर्तन एक इंडिविजुअल में हो रहे होते हैं एडोलेसेंस के दौरान, किशोरावस्था के दौरान। इसीलिए इसको तनाव एवं तूफान की अवस्था कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाना, तुनक मिजाज होते हैं इस उम्र के बच्चे, आपने देखा होगा, रिवोल्ट में रहते हैं, तुरंत से पूरा, अगर आप कहें तो 1 मिनट में उनको ये हो जाएगा कि बिल्कुल रिवोल्ट कर देंगे। रिवोल्ट मतलब बात का जो है विरोध करना, तुरंत माँ बाप की ज्यादा सुनते नहीं है, अपने दोस्तों में रहते हैं, है ना, पीयर ग्रुप का बहुत ज्यादा जो है एक प्रभाव होता है इस एज में। जो दोस्त कर रहा है, जो वो अपने आइडियल को देख रहे हैं, हीरो वर्शिप की अवस्था है। अब पता ही नहीं है छोटा हूं कि बड़ा हूं, तो एक और चीज होती है आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी पहचान का संकट कि आखिर में हूं कौन, हूं एम आई, मैं छोटा हूं, बड़ा हूं, मैं जीवन में क्या करूंगा। वोकेशनल एंजाइटी होती है ना। मन में जो चेंजेस हो रहे हैं वो साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, मन के लेवल पे, मूड में जो इतने सारे चेंजेस हैं, है ना, मैं छोटा हूं, बड़ा हूं, मेरे क्या जीवन में मैं करने वाला हूं, है ना, क्योंकि ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, इसकी वजह से भी मूड ही होता है थोड़ा, तो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ऑपोजिट जेंडर की तरफ जो है वो रुझान कह लीजिए आप, तो वो चीज भी पता नहीं होता कि अटेंशन इतनी मिल रही होती है कई बार, या फिर कि कैसे उसको कोप करना है उस चीज के साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रीति। 32 क्वेश्चन में से 33 नंबर कैसे आ गए कल? हैं क्वेश्चन तो हमने 32 किए थे, आज भी है यूट्यूब पे क्लास 9 बजे। मेजर एरियाज ऑफ फिजिकल ग्रोथ, यानी शारीरिक वृद्धि के, जो वो बायोलॉजिकल वृद्धि है, ग्रोथ स्पार्ट होता है बहुत तेजी से,
स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं बिल्कुल। आकांक्षा, बहुत तेजी से यहाँ पे शारीरिक वृद्धि हो रही होती है, यानी हाइट वेट, मैंने बताया था ना इन्फेंसी में तेज होती है जो शारीरिक वृद्धि है, अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ी कम होगी इन्फेंसी से लेकिन फिर भी तेज है, लेटर चाइल्डहुड में और कम हो जाएगी, लेकिन एडोलेसेंस में फिर से अचानक से बढ़ जाती है। आप देखते हैं बच्चों की हाइट अचानक से बढ़ जाती है 12 से 18 के बीच में। आप मिले होंगे 2 साल पहले किसी अपने टीनेजी कजन से और 2 साल बाद मिलेंगे, अरे ये तो अचानक से बड़ा हो गया। मेरा भाई है जैसे, वो एक टीनेजर है, 9th क्लास में है, अब से 2-3 साल पहले एकदम छोटा सा लगता था, अब अचानक से बड़ा हो गया, कंधे ब्रॉड हो गए हैं, दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो गई है ना, और आवाज में वो भारीपन आ गया है और लगता है ऐसा कि पहले एकदम बच्चों जैसी आवाज थी, है ना, हमारी आवाज से कंफ्यूज हो जाते थे उसके बारे में, अभी एकदम अलग आवाज हो गई है ना। तो आवाज में परिवर्तन, और उसको लगता है वो बहुत बड़ा हो गया है अभी, है ना। अपने विचार रखना। लेट्स लर्न नाम का चैनल है जी। तो फिजिकल ग्रोथ यानी मेजर एरियाज कहां कहां है? हाइट में परिवर्तन बहुत तेजी से, वेट में, वजन में आपके परिवर्तन, शोल्डर विड्थ जो मैं अभी आपको बता रही थी, कंधे जो हैं उनकी विड्थ बढ़ जाती है, चौड़े हो जाते हैं, पहले जरा से होते हैं, मसल मास उतना नहीं होता, हिप विड्थ, है ना। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं मसल स्ट्रेंथ, मांसपेशियों में ताकत आ जाती है इस उम्र में। और बोला जाता है ना भाई जब बच्चे इतने बड़े हो जाएं तो उनको, ये जनरली गांव में हमारे कहावत है, आपने शायद देखा भी होगा, सुना भी होगा कहीं ना कहीं, कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो लड़कों के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा है, अदरवाइज तो कहा जाता है कि भाई बच्चे बड़े हो जाएं तो उनका दोस्त बन जाना चाहिए, यानी जब बाप का जूता बेटे को आने लगे, इसमें मैं थोड़ा सा और चेंज कर देती हूं कि जब माँ की जूती बेटी को आने लगे तो उसका दोस्त बन जाना चाहिए बच्चे का। उससे पहले बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब रख सकते हो आप बच्चे को डिसिप्लिन, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनका दोस्त बनना जरूरी है। वो बड़े होने की उम्र यही है 12 से 18, है ना। तो हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे हो रहे होते हैं, सेक्सुअल मैच्योरेशन का काल है ये, है ना। और मेंटल डेवलपमेंट भी मैक्सिमम इस एज में हो जाता है, जो मानसिक विकास है मैक्सिमम जितना होना है इस एज में हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम ये कहेंगे कि सारे लक्षण इसमें होते हैं, ये रट्टे नहीं लगाने, बस बेसिकली समझ लेने हैं। ये इतना डिटेल में तो केवीएस के लिए पढ़ना होता है, वहां अलग से एक टॉपिक है एडोलेसेंस, बस आपको आइडिया रहे, आपको सुन लेना है कि हाँ ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है ममता, आते हैं समझते हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स डेवलप सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, लड़के और लड़कियों में जो लिंग विशेषताएं हैं या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये आपको सीटेट के लेवल पे नहीं पूछेगा, बट मैं फिर भी बता देती हूं, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? बेसिकली जो सेक्सुअल एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनको हम प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे हैं। मेल्स में हम पीनिस की बात कर रहे हैं, स्क्रोटम की बात कर रहे हैं, और फीमेल्स में वजाइना और इसके अलावा सर्विक्स, जो ऑर्गन्स बेसिकली डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उनको हम प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह जानते हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेकेंडरी हैं जो उसके अराउंड हैं, जैसे आवाज में परिवर्तन, या अगर हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट साइज में परिवर्तन, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे दाढ़ी मूंछ आना लड़कों का, तो ये सेकेंडरी है सब। ये क्या है? सेकेंडरी है। तो ये एक बेसिक सी बात है, ये आपको सीटेट में नहीं पूछा जाएगा, बट ये आप मान सकते हैं कि सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे डेवलप होते हैं इसी स्टेज में, क्योंकि बच्चा सेक्सुअली जो है वो मैच्योर हो रहा होगा। द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड प्यूबर्टी। अब इसको दूसरी भाषा में यहां पे लिख भी लेना आप, ये क्वेश्चन अभी शायद इस बार भी पूछा है या लास्ट टाइम पूछा था, मतलब ये पूछा जा सकता है कि द पीरियड विच स्टार्ट्स ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी यौवन की अवधि कह देते हैं प्यूबर्टी को, यानी जब सेक्सुअली बच्चा जो है वो उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जब वो डेवलप हो रहे हैं प्यूबर्टी की उम्र में, मतलब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी की उम्र शुरू होने वाली अवस्था कौन सी है? तो यही है। ठीक है ना। तो द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड प्यूबर्टी। यौन परिपक्वता और प्रजनन क्षमता की अवधि को यौवन अवस्था कहा जाता है। सिंपल बात है कि अब बच्चा जो है बच्चा नहीं रहा है, बेसिकली उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन को दुनिया में लाने के भी काबिल बन रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा बोल सकते हैं। बट इस उम्र में शादी नहीं कर लेनी चाहिए सीधा सीधा, मतलब वो बातें नहीं चल रही हैं। आते हैं एक बार, इतनी बायोलॉजी नहीं जाननी है, बेसिक बातें जाननी है जो हमारे काम की है। ठीक है जी। द ग्रोथ स्पर्ट जनरली बिगिंस एट द एज ऑफ 12 और 13 फॉर बॉयज एंड एट द एज ऑफ 10 और 11 फॉर गर्ल्स, यानी लड़की गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज। ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज,
यानी लड़कियां लड़कों से जल्दी परिपक्व होती हैं। गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, फास्टर देन बॉयज, यानी लड़कियां लड़कों से जल्दी परिपक्व होती हैं, क्योंकि लड़कों का जो ग्रोथ स्पर्ट है, जो तेजी से हाइट का बढ़ना है या बाकी आवाज में परिवर्तन है, ये सब 12-13 की उम्र से शुरू होगा। और वहीं लड़कियों के लिए ये चीज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या आवाज में परिवर्तन है ना, या बॉडीली चेंजेस हैं, वो सब 10-11 की उम्र से शुरू हो जाएंगे। यानी लगभग 2 साल का अंतर रहता है लड़के और लड़कियों की मैच्योरिटी में। ठीक है ना, हिंदी में लिखा हुआ है, ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ। विकास की गति आमतौर पर लड़कों के लिए 12 या 13 साल की उम्र में और लड़कियों के लिए 10 या 11 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। ठीक है ना, जो वृद्धि की, जो बहुत तेजी से हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये एक बेसिक सी बात है कि जो लड़कियों में जो फिजिकल चेंजेस हैं या मैच्योरिटी है वो फास्ट होती है लड़कों की तुलना में। कोई कह रहा है ओल्ड सीडीपी की वीडियोस, ये पता नहीं टीम ने डाली क्यों है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मैंने बिल्कुल साफ मना किया था, जब मैं सब कुछ लाइव कराऊंगी तो वीओडी की जरूरत क्या है, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, और मैं बोल करके वो हटवा भी दूंगी। अच्छा ठीक है आशीष, बोल देंगे। ठीक है अस्लिमा, चलिए। तो गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। लड़कों के लिए मैच्योरिटी 12 से 13 वर्ष में शुरू हो रही है, और यहाँ पे 10 से 11 लड़कियों के लिए जो ग्रोथ स्पर्ट है, तेजी से हाइट का बढ़ना और बाकी चेंजेस। ये आइडेंटिटी क्राइसिस का भी पीरियड है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आइडेंटिटी क्राइसिस। अभी हमने बात की थी, इतने सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, है ना सौम्या, हो क्या रहा है हमारी लाइफ में, ये नहीं समझ आता इस उम्र के बच्चे को। उसको लगता है अब तो मैं ही मैं हूं, बाकी सब नदारद हैं, गायब हैं। इसको आइडेंटिटी क्राइसिस का काल कहते हैं, पहचान का संकट, कि भाई मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। ये स्पिरिचुअलिटी वाला मैं हूं कौन नहीं है, ये बेसिक है कि उसकी आइडेंटिटी, वो जीवन में क्या करेगा, कैसा दिखेगा, है ना, क्या उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, किस वोकेशन में जाएगा। तो इसलिए वोकेशनल एंग्जाइटी भी होती है, वोकेशनल एडजस्टमेंट का इशू, ये कराया था ना क्वेश्चन 1-2 दिन पहले। वोकेशनल एंग्जाइटी यानी व्यावसायिक दुश्चिंता कि मैं क्या करूंगा जीवन में, इसलिए करियर काउंसलिंग वगैरह भी स्कूल्स में इसी दौरान बच्चों को दी जाती है कि व्यावसायिक चिंता, कि मैं हूं कौन, मैं बच्चा हूं कि मैं बड़ा हूं। ये क्राइसिस, ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो दिया है एरिक एरिक्सन नाम के व्यक्ति ने। इनकी थियोरी भी हम करेंगे, एरिक एरिक्सन। इनको भी आइडेंटिटी क्राइसिस थे, इसलिए इन्होंने नाम ही रख लिया था, एरिक इनका नाम था और एरिक होमबर्गर नाम था, इन्होंने रख लिया एरिक एरिक्सन, मतलब एरिक एरिक का ही बेटा है, ऐसा नाम इन्होंने रख दिया। जैसे मैं कल को हिमांशी डॉटर रख लूं अपना नाम, है ना। अरे बिल्कुल होगा भाई, स्लो पढ़ा के सिलेबस खत्म, काहे टेंशन लेते हो, वो तो मेरी टेंशन है, आप मेरे पे छोड़ दो ना। ये जमाने वाले टॉपिक्स हैं, जरूरी है, अगर ये नहीं समझ में आएंगे पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा। नेक्स्ट है एडोलेसेंट्स टेंड टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन एन एग्जैजरेटेड फॉर्म, यानी जो किशोर होते हैं या किशोरी होते हैं, इस उम्र के जो बच्चे हैं, ये बेसिकली बच्चे भी क्या कहें, किशोर या किशोरी कहेंगे, हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, या फिर मैं कहूं एग्जैजरेट कर देते हैं अपने दिमाग में भी, एकदम से गुस्सा, एकदम से प्यार तो बहुत प्यार, गुस्सा तो बहुत ज्यादा गुस्सा। ठीक है ना, तो ये एग्जैजरेशन यहां पे इस उम्र में होता है। रिवोल्ट की भावना होती है ना, रिवोल्ट की भावना होती है। एक डेविड एलकाइंड करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है ईगो सेंट्रिज्म का। ये जब आप प्याजे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ये होता है अर्ली चाइल्डहुड में, कल मैंने लिखवाया भी था, पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष की उम्र में। हाँ, दुनिया इनके इर्द गिर्द घूम रही है ऐसा लगता है इनको। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें यहां पे ईगो सेंट्रिज्म जो है, एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, यानी किशोरावस्था में अहम केंद्रिता की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम अहम केंद्रिता की बात कर रहे हैं, किशोरावस्था की अहम केंद्रिता की बात कर रहे हैं, तो एक तो होती है ईगो सेंट्रिज्म 2 से 6 वर्ष में, दूसरा एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म है, यानी किशोरावस्था का अहम केंद्रित होना, सेल्फ सेंटर्ड होना। यहां पे भी एक ईगो सेंट्रिज्म होता है जिसको 2 प्रकार से बांटते हैं, यानी बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, उसको लगता है दुनिया मेरे अराउंड घूमती है। इमेजिनरी ऑडियंस, यानी उसको लगता है कि सबका ध्यान मेरे ऊपर है, सबका ध्यान मेरे ऊपर है। इमेजिनरी ऑडियंस, वो किसी शादी में जाएगा, स्कूल में जाएगा, हर टाइम अपने बाल ठीक करना, खुद को शीशे में देखना बार बार, उसको लगेगा सबका ध्यान मेरे ऊपर है। कोई पार्टी में बात भी कर रहा है आपस में, अच्छा ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, है ना, उसको लग रहा है सबका, एक पिंपल भी हो गया हल्का सा तो उसको लगेगा हाय रे ये क्या हो गया, सब मुझे ही देख रहे होंगे। तो ये है
एडोलसेंट ईगो सेंट्रिज्म के सेल्फ सेंटर्ड है, बच्चा अहम केंद्रित है, उसको लगता है सारी दुनिया मेरे ही अराउंड घूम रही है, बस एक मैं ही व्यक्ति हूं धरती पे, बाकी कुछ है ही नहीं। तो ये इमेजिनरी ऑडियंस का यानी काल्पनिक दर्शक उसको लगता है कि लोग हर टाइम उसको देख रहे हैं। पर्सनल फेबल की अगर हम बात करें, व्यक्तिगत कथा, अपनी ही एक दुनिया में रहता है, अपनी ही फैंटेसी क्रिएट करके रखता है ना, उसको लग रहा है अपनी ही एक अलग दुनिया में है, वो खुद की ही अलग बातें हैं उसकी, रजनीकांत बनता है एग्जैक्टली। हाँ, तो खुद को ही कहानियां सुना के रखी हुई है उसने। ये बस आप नाम के लिए याद रख सकते हो, जनरली सीटेट में नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी पता कुछ नहीं है। ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं दो प्रकार के, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। अगेन सीटेट में बस आप जान लीजिए कि इनकेस आ जाए अगर, क्योंकि आजकल पेपर थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, नहीं तो मैं सीटेट के लेवल पे अवॉइड करती हूं। एनोरेक्सिया नर्वोसा की अगर मैं बात करूं तो ये होता है कि ईटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं इस उम्र में बच्चों को, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस कह लीजिए या जो भी है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा है जहां बच्चा खाना छोड़, ये फीमेल्स में होता है जनरली, लड़कियां जो है कि उनको लगता है फिगर मेंटेन करना है, और जबकि वो ठीक होती हैं, दुबली पतली होती हैं, बट उनको साइकोलॉजिकली लग रहा होता है कि बहुत मोटी हो रही हूं मैं, तो वो क्या करती हैं, फास्टिंग करती हैं, है ना, खाना छोड़ देती हैं, फास्टिंग करती हैं, जबकि वो ओवरवेट नहीं है। तो ये लड़कियों में होता है जनरली एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी फास्टिंग करना, खाना छोड़ देना, बिल्कुल डाइटिंग पे चले जाना, जबकि ठीक है स्थिति। हाँ गुलनाज बताओ। बुलिमिया नर्वोसा होता है बहुत ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग, बिंज ईटिंग जिसको हम कह देते हैं, बिंज ईटिंग, लगातार खाना और फिर उल्टी कर देना, इतना खाना और फिर उगल देना, ये है बिंज ईटिंग। ये भी एक डिसऑर्डर है। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर है, इनको बुलिमिया नर्वोसा ही कहेंगे हिंदी में, और उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा ही कहेंगे, ऐसे ही याद रखिएगा इसका। एक तरह की बीमारी कह सकते हो, डिसऑर्डर कह सकते हो बेसिकली, ईटिंग डिसऑर्डर। ये दो तरह के होते हैं, एनोरेक्सिया जिसमें बिल्कुल खाना छोड़ देगा इंसान या फास्टिंग करेगा, बहुत कम खाएगा और व्रत करना, और बुलिमिया है जिसमें बहुत ज्यादा खाना और फिर उल्टियां करना। ये किसी में भी हो सकता है, ये एनोरेक्सिया वाला जो है वो लड़कियों में पाया जाता है जनरली। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आप लोग बीच बीच में बोल भी रहे थे, मैं इसलिए शांति कि ये अभी यही 12 से 18 वर्ष की उम्र है ना, एडोलेसेंस की बात चल रही है आज की क्लास में। सिर्फ बेटर फील कर रही हूँ सरोज में, ज्यादा एनर्जी फील कर रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह ले रही हूँ, जूस ले रही हूँ, जूस नहीं लिया आज, याद आ गया। देखिएगा, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के बारे में कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है जी, एक बार मैं बोल देती हूँ, ऑरेंज आ जाएंगे। अच्छा याद आया आपसे बात करते हुए, आपसे मिलना है एक बार। अभी ऑफलाइन क्लास रखेंगे एक सीटेट की जनवरी में, तब आप दिल्ली आइएगा अगर आप आए तो। हिंदी में लिखा हुआ है ये, वो हिंदी में ऐसे एज इट इज ही रहेगा। अभी आएंगे, मैं आपके डाउट्स भी लूंगी। हाँ दोनों पेपर अटेम्प्ट करो, क्या दिक्कत है। क्या हुआ भाई पिंकी? देखिएगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट एडोलेसेंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ लाइफ, यानी जीवन का सबसे कठिन काल है, क्योंकि इतने सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कई बार, वोकेशनल एंजाइटी भी है, हार्मोनल चेंजेस भी हैं, है ना। तो मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड है ये, एक तरह से कठिन काल है। पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट, मैं हूं कौन, मेरी आइडेंटिटी क्या है, लोग मुझे कैसे जानेंगे। मैनी सोशल, बायोलॉजिकल एंड पर्सनल चेंजेस, उसकी हैबिट्स से लेके, लुक्स से लेके, शरीर से लेके, सब में परिवर्तन हो रहे होते हैं। ट्रांजिशनल स्टेज है, परिवर्तन का काल है। कई लोग इसको स्प्रिंग, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इस उम्र में, स्प्रिंग सीजन भी कह देते हैं, बसंत ऋतु भी कह देते हैं, है ना। ब्रिज है, ब्रिज पीरियड है, ये पेपर में पूछा जा चुका है सीटेट में, ब्रिज पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड है, यानी परिवर्तन का काल है। ट्रांजिशन, थ्रेशोल्ड पीरियड है, ये भी लिख लीजिएगा, थ्रेशोल्ड, दहलीज, किसके बीच की, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की दहलीज है ये। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल डर बचेगा नहीं खुदेजा। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा, फेस एडजस्टमेंट इशू, यानी बच्चों को एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, वोकेशनल एडजस्टमेंट हो चाहे वो वैसे ही पर्सनल एडजस्टमेंट हो कि वो जीवन में क्या करेंगे इसके अराउंड भी समायोजन का इशू, और नॉर्मली भी घर वालों के साथ समझ नहीं आ रहा कैसे रहें, दोस्तों के साथ कई बार लड़ाइयां हो रही होती हैं, तो टीचर्स के साथ अलग इशू। तो
एडजस्टमेंट क्या होता है, आप अपने एनवायरमेंट में एडजस्ट ना हो पाने की दिक्कत इस उम्र में फेस करता है बच्चा। समायोजन की समस्याएं होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं बहुत सारे, बिकम अग्रेसिव एट टाइम्स, आक्रामक व्यवहार कर देते हैं कभी कभी। स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु भी कहते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम काल भी कह देते हैं। थॉट बिकम्स मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल, ये वो उम्र है जहां अमूर्त चिंतन और तर्क, इससे पहली अवस्था में तर्क शुरू हुआ था, यहां पे अमूर्त भी बन गया है। देखिए, एक होता है कॉन्क्रीट जिसको टच किया जा सके, जैसे पेन है, इसको टच कर सकते हैं, ये कॉन्क्रीट है, इसके बारे में सोचना कॉन्क्रीट लॉजिक है। लेकिन अगर हम एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो विचारों में है, तो एब्स्ट्रैक्ट चिंतन भी आता है, हालांकि पियाजे की स्टेज में हम अच्छे से कर लेंगे। तो वोकेशनल एंजाइटी, क्रिमिनल टेंडेंसीज का भी जो है यहां पे कई बार डेवलप हो जाती है। थ्रेशहोल्ड टू एडल्टहुड, वयस्कावस्था की दहलीज है, इज अ टाइम फॉर ऑफ अनरियलिज्म, यानी रियलिटी से अवास्तविकता का समय है, वास्तविकता से कट जाता है बच्चा या व्यक्ति जो है इस एडोलेसेंस में, एक किशोर या किशोरी जो है वास्तविकता से कट जाता है। अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी, वास्तविकता से दूर चला जाता है, उसको रियलिटी, उसको लगता है फैंटेसी, लाला लैंड है एक तरह का, कि उसको ये पता है, उसको लगता है कि अरे मैं तो बाइक चलाऊंगा 300 पे, जबकि ये नहीं पता कि अगर मूवी में दिखाई जा रही है तो वो रियल में नहीं है ना। तो ये क्या है, अनरियलिस्टिक, फैंटेसी में रहना जो वास्तविक ही नहीं है। मैक्सिमम डेवलपमेंट, आइडियलिज्म की दुनिया में रहता है कई बार। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का अधिकतम विकास इसी उम्र में हो जाता है। डेवलपमेंट, तभी वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात हो रही थी जो हम प्याजे में पढ़ेंगे। अभी मैंने उसको छोड़ दिया, जिनको समझ नहीं आया उसको छोड़ देना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में हम, या एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक के बारे में प्याजे की स्टेज में प्रॉपर बताया हुआ है, वहां हम समझेंगे उसको। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व के गुणों का विकास, है ना। बच्चे जो है स्कूल में मॉनिटर बनना है, हेड गर्ल, हेड बॉय बनना है, ये सारी बातें इस एज में खूब बढ़ावा लेती हैं। डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न, एक गीजू भाई बड़ेगा की किताब भी है, बुक भी है, पढ़िएगा कभी, पतली सी किताब है बहुत अच्छी, दिवा स्वप्न। डे ड्रीमिंग यानी अपन दिन में खुली आंखों से सपने देखते हैं, ये बच्चे खुली आंखों से सपने देखते हैं। हाँ, तो ये फैंटेसी वर्ल्ड है, डे ड्रीमिंग की अवस्था है। आइडियलिज्म में, एकदम आदर्शवाद में बिलीव करना है कि दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया बदलनी चाहिए, है ना, और कई बार बदलते भी हैं। फिर इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सांवेगिक अस्थिरता, यानी संवेगों पे कंट्रोल नहीं होता बच्चे के, संवेगों पे कंट्रोल, इसमें मैं नोट्स में वही दूंगी जो बहुत जरूरी है, जैसे वो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और वो सब मैं हटा दूंगी, क्योंकि उससे आपको बेकार में दिक्कत होगी, सीटेट में पूछा जाएगा नहीं। तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी सांवेगिक अस्थिरता, इमोशंस में बहुत उतार चढ़ाव रहता है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एक मिनट में अच्छा लग रहा है, एक मिनट में बहुत खराब लग रहा है, एक मिनट में गुस्सा, एक मिनट में प्यार, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। पीयर इन्फ्लुएंस, सहपाठियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। जो दोस्तों ने कह दिया जो बाइक उन्हें लेनी है, जो मेरा दोस्त भी तो यही कर रहा है, मेरे दोस्त के पास भी ऐसे ही कपड़े हैं, मुझे भी चाहिए, है ना। पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। मां बाप से भी ज्यादा किसकी सुनेगा, अपने साथियों की, अपने दोस्तों की। टेंडेंसी ऑफ हीरो वर्शिप, वीर पूजा की अवस्था है ये। मतलब अगर मूवी में देख लिया किसी एक हीरो को कुछ करते हुए, या उसका कोई आइडल है हीरो जिसको वो मानता है, इसलिए इस उम्र में सही हीरोज का होना या सही आइडियल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर वो भगत सिंह को फॉलो करेगा तो वो देश के बारे में सोचेगा या बेहतर इंडिविजुअल बनेगा, और अगर वो कबीर सिंह को फॉलो करेगा, जो मूवी आई थी ना शाहिद कपूर वाली, या अगर वो अभी एनिमल मूवी जो आई है उसके रणबीर कपूर को आइडियल मानने लग गया, तो वो फिर किसी और ही दिशा में चला जाएगा। तो सही हीरोज का होना बहुत जरूरी है इस उम्र में, है ना, कि वो सही लोगों को देखे, सही लोगों के बीच में रहे। ठीक, तो ये हीरो वर्शिप की अवस्था है कि जैसे मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी ने जो हेयर कट रखा वर्ल्ड कप के बाद 2007 में, वैसा हेयर कट, वैसी बातचीत का तरीका, उन्हीं चीजों को फॉलो करना, तो ये हीरो वर्शिप की अवस्था है। वीर पूजा की प्रवृत्ति इस एज में होती है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी, देखिए यहां पे एक डर भी है, ये खतरा है अगर मैं कहूं किशोर अवस्था का, कि क्रिमिनल टेंडेंसी की तरफ भी रुझान हो सकता है। यदि सही माहौल नहीं मिला तो बच्चा आपराधिक प्रवृत्ति की चपेट में भी आ सकता है। चोरी करना, डेलिक्वेंसी जिसको हम कहते हैं ना, यानी 18 साल से कम उम्र के लोग अगर कोई आपराधिक एक्टिविटी करते हैं तो वो डेलिक्वेंट कहलाते हैं। मैं लिख देती हूं यहां पे कहीं, है ना, डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंट कौन कहलाएगा, बाल अपराधी कहते हैं इनको, जिनको फिर सुधार गृह में भेजा जाता है। वो निर्भया वाले केस में आपको याद होगा, शायद एक बंदा था जो 18 का नहीं हुआ था एंड ऑल, तो उसको फिर वहां भेज दिया गया। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो डेलिक्वेंसी या डेलिक्वेंट्स जो हैं, मतलब क्रिमिनल टेंडेंसी को बढ़ावा मिल सकता है यदि सही माहौल नहीं मिला तो, ठीक है ना। वोकेशनल एंजाइटी, व्यावसायिक चिंता बच्चे में
आ सकती है कि मैं किस तरफ जाऊंगा जीवन में। ये बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी। चलिए एक बेसिक सी बात, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में क्या है, ये एक चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था जो 2 से 12 वर्ष के अंदर होता है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दोनों शामिल हैं। अडल्टहुड है 21 साल के बाद या 18 साल के बाद, 18+, जिसको हम कह रहे हैं कि भाई ए रेटिंग वाली मूवी है, यानी अडोलसेंट्स को हम नहीं भेजेंगे, उनके लिए खतरनाक हो सकती है, उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही आइडलिज्म या हीरो वर्शिप की उम्र है उनकी। तो 12 से 18 वर्ष जो है ये ब्रिज पीरियड है, पुल है ये दोनों के बीच में, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में, बचपन और वयस्कता के बीच में ट्रांजिशनल पीरियड है, दुर्लभ काल भी है कह सकते हो आप। देखिएगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है रिलेटेड टू बॉडी इमेज इश्यूज हो जाते हैं, बॉडी में पतली लग रही हूं, पतला लग रहा हूं, है ना, जिम जाना है, बॉडी बनानी है, फलाना करना है, हैंडसम दिखना है या बहुत ब्यूटीफुल दिखना है, ये सारी चीजें होती हैं इस अवस्था में। ठीक है ना। पिंपल का इशू, कॉम्प्लेक्शन, गोरी लग रही हूं, काली लग रही हूं, ईटिंग डिसऑर्डर्स का आना, बॉडी में चेंजेस, मूडीनेस, टचीनेस, जरा जरा सी बात पे बुरा हो जाना, तुनक मिजाज जिसको कहेंगे, गुस्सा आना, हाइपर सेंसिटिविटी, जरा सी देर में बुरा मान लेना, फीलिंग्स ऑफ रिबेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फीलिंग्स ऑफ रिवोल्ट यानी विरोध की भावना, है ना, रिवोल्ट की भावना, वो भी इसी स्टेज में आती है। ठीक है ना। क्रशेस का होना कि कोई लड़की बहुत सुंदर लगती है, कोई लड़का बहुत सुंदर लगता है, इन्फैचुएशन, डे ड्रीम्स, ये सारी चीजें यहां होती हैं। ठीक है जी। तो अपना कह रहे हैं हमारी उम्र का बता देंगे जी। प्रॉब्लम्स होते हैं सोसाइटी को लेके, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मैं और आप भी इस अवस्था में रहे हैं और बिल्कुल सच है ये कि जेंडर बायस क्यों है समाज में, कास्ट रिलेटेड इश्यूज या फिर जनरेशन गैप, माँ बाप समझ नहीं पाते क्योंकि बड़े हैं, भाई बहन छोटे हैं, ऑर्थोडॉक्स चीजों से परेशानियां, है ना, तो दबाना कई बार, लैक ऑफ फ्रेंड्स, अगर दोस्तों की कमी है, अकेलापन है तो भी दिक्कत, तो ये सारी समस्याएं होती हैं। ये आपके काम की ज्यादा है नहीं, तो इनको यहीं छोड़ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर मैं आपके कुछ डाउट्स लूंगी, है ना। समय है अपने पास? हाँ है समय अपने पास। देखिएगा, हाँ, अट्रैक्शन होता है ऑपोजिट जेंडर की तरफ, लड़का है तो लड़की की तरफ, लड़की है तो लड़के की तरफ, ऑपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन होना, आकर्षण का होना स्वाभाविक बात है इस उम्र में। बहुत ज्यादा मारपीट नहीं करनी है, बहुत ज्यादा क्या करनी ही नहीं है बच्चों के साथ। और आज की डेट में जिस समाज की तरफ या पता नहीं जिस थॉट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इवन होमोसेक्सुअलिटी भी एक चीज है जो शायद अगर सेम सेक्स में इंटरेस्ट है तो वो भी पॉसिबिलिटी उस चीज की है। देखिएगा, जवाब दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, जो क्लास में मिस हो गया वो तो रिकॉर्ड तो रहता ही है ना। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें तो क्या बात करें आखिर, बताइए, बकवास कर रही हूं मैं। देखो एक बार, ड्यूरिंग एडोलेसेंस देयर इज, तो जरूरी है कि इस उम्र में बच्चों का दोस्त बना जाए। ये जो 12 से 18 का टाइम है, इसमें उनका बॉस बन के दिखाने की जगह उनका दोस्त बना जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, खुल के उनसे बात की जाए। ड्यूरिंग एडोलेसेंस देयर इज मूवमेंट अवे फ्रॉम पेरेंट्स टुवर्ड्स, किशोरावस्था के दौरान माता पिता से दूर डैश की ओर गति होती है, किसकी ओर, भाई बहन की ओर, यानी सिबलिंग्स, पियर्स, साथी या सहपाठी, मित्र, या बोथ बीएनसी, तो बोथ बीएनसी। भाई जो पियर्स हैं, पियर्स वो क्लासमेट्स भी हो सकते हैं। पियर्स का मतलब होता है रफली ऑफ द सेम एज ग्रुप, यानी लगभग आपकी एज के जो लोग होते हैं, आपके मौसी, फूफा, मामा के बच्चे हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, बेसिकली वो आपके पियर्स कहला सकते हैं। आपके फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हैं ही, कोई पड़ोस में दोस्त है तो, या आपकी क्लास में जो बच्चे हैं आपकी सेम एज ग्रुप के, वो पियर्स कहला सकते हैं। थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बट आपके दोस्त, है ना, सहपाठी, बेसिकली क्लासमेट्स आपके पियर्स कहला सकते हैं। फ्रेंड्स को भी आप पियर्स कह सकते हो, स्पेशली फ्रेंड्स थोड़ा क्लोज हो जाते हैं तो यस, जो उनके साथ के लोग हैं और जो दोस्त हैं, उन दोनों का ही प्रभाव पड़ता है माता पिता से ज्यादा इस उम्र में। माता पिता से तो वो सारी चीजें शेयर भी नहीं करते, अपने दोस्तों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। आज मैं अपनी फ्रेंड के घर रुक जाऊं, आज मैं अपने दोस्त के यहां रुक जाऊं, ऐसी ऐसी बातें वो इस उम्र में करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और माँ बाप भी पूरी कोशिश करके रखते हैं कि इस दोस्त के घर नहीं रुकने देना है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना, और फिर बाद में नॉर्मल हो जाती हैं चीजें। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फ्रीक्वेंट डैश लीड टू दी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ एडोलेसेंट इमोशंस, यानी बार बार डैश किशोर भावनाओं की अप्रत्याशिता की ओर ले जाता है। यानी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, पता नहीं है 1 मिनट में मूड किस तरफ बन जाए, है ना, मूड स्विंग्स बहुत होती हैं। तो फ्रीक्वेंट वर्ड मूड स्विंग्स या इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी तो होती नहीं है, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है इस एज में। वोकेशनल एंजाइटी,
वोकेशनल एंजाइटी फ्रिक्वेंट नहीं होगी। और दूसरा, इमोशंस की बात हो रही है यहाँ, वोकेशनल एंजाइटी जबरदस्ती नहीं लगानी है, रीजनिंग की तो बात ही नहीं, रीजनिंग होगी तो क्या ही दिक्कत। फ्रिक्वेंट मूड स्विंग्स, जो स्वभाव में बार बार परिवर्तन है, मूड में जो चेंजेस हैं, उसकी वजह से इमोशंस स्टेबल नहीं रहते इस उम्र में। 1 मिनट में गुस्सा, 1 मिनट में प्यार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये क्या कहता है, इन द एरिया ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एडोलेसेंट्स बिगिन टू डेवलप अ सेट ऑफ। देखिए ये मैं आपको बताना भूल गई, बट इस स्टेज में, एडोलेसेंस में, बच्चे अपने कुछ पर्सनल वैल्यूज, अपने लिए कुछ कायदे कानून नियम बनाना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे जीवन के मूल्य होंगे। आइडियलिस्ट होती है ना उनकी थिंकिंग, थोड़ी आइडियलिस्ट आदर्शवादी होती है कि मेरे को ये करना है चीजों में। कोई कह रहा है पुरानी यादें ताजा हो गई, बिल्कुल सही बात है, मेरी भी आपकी भी। देखिएगा एक बार, बड़ा तूफान का टाइम है ये, बहुत ही बेचैनी वाला टाइम है। उस एनर्जी को या तो आप बनाने में लगा सकते हैं जीवन को, या खराब भी कर सकता है। ये इट्स अ डबल साइडेड सोर्ड, जो हम बोलते हैं कि 2 धारी तलवार है एक तरह से। एडोलेसेंट जो है उसको मैनेज करना इजी नहीं है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अगर गलत डायरेक्शन में चलेगी तो कुछ और ही हो जाएगा, और अगर सही में चलेगी तो भी कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है सरोज, चलिए। तो अगर हम बात करें नैतिक विकास के क्षेत्र में, यानी सही और गलत के क्षेत्र में, मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, सही और गलत। अभी इसकी हम थियरी पढ़ेंगे कोलबर्ग की। एडोलेसेंट्स क्या करते हैं, कुछ पर्सनल वैल्यूज सेट करते हैं, अपने लिए कुछ नियम, कुछ व्यक्तिगत मूल्य सेट करते हैं कि यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चीटिंग नहीं करूंगा। कुछ हो सकते हैं जो कहें अरे मैं तो साम दाम दंड भेद सब करूंगा, भाई वो उनकी वैल्यू है ना। तो मूड स्विंग थोड़ी सेट कर सकते हैं, वोकेशनल एंजाइटी सेट थोड़ी की जाती है, रीजनिंग सेट थोड़ी की जाती है, वो तो एज के अकॉर्डिंग होती है। पर्सनल वैल्यूज सेट की जाती है कि मेरे जीवन के मूल्य हैं, ये सिद्धांत है मेरे, कुछ एथिक्स हैं बेसिक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस इन एडोलेसेंट्स अपीयर, यानी मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का क्षेत्र किशोरावस्था में क्या कहलाएगा। फटाफट से बताइएगा, फिर हम बढ़ेंगे आगे। बताइए, बी आंसर दे रहे हैं कई लोग। देखिए जवाब दीजिए, कमेंट क्यों रुक गए भाई आपके। डी मिक्स दे रहे हैं आप, अमनदीप सैयद। देखिएगा, द एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस इन एडोलेसेंट्स अपीयर, साइकोलॉजिकल चेंजेस इमोशनल लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी, कॉग्निटिव लेवल पे भी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव के साथ चले जाओ, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी और द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज अटेन्ड इज कॉमनली नोन एज। जीवन की वह अवस्था जो युवावस्था की शुरुआत में होती है, यानी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब आप यौवन अवस्था गेन कर रहे हैं, शुरुआत हो रही है जहां से यौवन अवस्था की, उस अवस्था को, या फिर जहां पे आप सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करते हैं, लैंगिक परिपक्वता आपके अंदर आती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्शन जो है आपके अंदर वो अटेन हो जाएगा, मतलब रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज आपके अंदर अटेन हो जाएंगी, उस अवस्था को क्या कहते हैं। हाँ, एक डाउट सॉल्व करेंगे भाई आज, मतलब पूछ लेना। एडोलेसेंस कहेंगे सिंपल, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है ना, शुरुआत हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट, यानी विकास की किस अवस्था में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है, कि वोकेशनल एंजाइटी के करूंगा क्या जीवन में। तो चाइल्डहुड में तो ऐसी कोई एंजाइटी नहीं होती, खेलो कूदो मजे करो। अडल्टहुड की बात हमारी स्कूल में होगी नहीं, हमें क्या पढ़ी अडल्टहुड की, अपने आप देखेंगे स्कूल के बाद। इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष, तो एडोलेसेंस ही है जहां वोकेशनल एंजाइटी होती है बच्चे को, मतलब किशोर को या किशोरी को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा, एट व्हाट स्टेज फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस हैपन रैपिडली, यानी बहुत तीव्र गति से होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। कब होते हैं भाई, एडोलेसेंट स्टेज में, यानी किशोरावस्था में, 12 से 18 के पीरियड में। ठीक है, पेपर 2 वाले और पेपर 1 वाले दोनों याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द सोशल कॉम्पिटेंस ऑफ एन एडोलेसेंट, यानी निम्नलिखित में से किसका किशोर की सामाजिक क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, यानी समाज में रहने की या एडजस्टमेंट की जो क्षमता है उसका किस चीज से वो प्रभावित होगी। तो समाज के नाम पे क्या है एडोलेसेंट्स के जीवन में, दोस्त हैं उनके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनके जीवन में, तो रिलेशनशिप विद पेरेंट्स ज्यादा
होश ही नहीं है पेरेंट्स का, ज्यादा टच में ही नहीं रहते, ज्यादा देर बैठना भी पसंद नहीं करते। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का समाज से क्या लेना देना यहाँ। रिस्पॉन्सेज टू सिचुएशंस नहीं। रीजनिंग इन क्लासरूम्स, एक मिनट यार, ये कुछ और पूछा इन्होंने, देखिएगा पहले आप जवाब दे लो फिर मैं इस पर फोकस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर लो, ए कह रहे हैं ज्यादातर लोग, फिर से पढ़ते हैं इसको, गलत पढ़ लिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द सोशल कॉम्पिटेंस ऑफ एन एडोलेसेंट, यानी निम्नलिखित में से किसका किशोर की सामाजिक क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कि वो समाज में कैसा बिहेव करेगा, किसके साथ रिलेशनशिप इस बात का प्रभाव डालेगा। तो यहां पे तो सिंपल है यार, मुझे लगा पियर्स का ऑप्शन होगा। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रिस्पॉन्स टू सिचुएशंस, रीजनिंग इन क्लासरूम, ये सब जो है प्रभावित होंगे कि उस किशोर का माँ बाप के साथ रिश्ता कैसा है। यदि वो घर में लड़ाई झगड़े मारपीट ये सब देखता है तो वो समाज में भी वही फैलाएगा। अगर वो घर में बहुत सेंसिटिव है, सब घुल मिल करके रहते हैं, उसको बढ़ावा मिला है, सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराया गया है, तो क्या होगा, उसका सोसाइटी में भी रिलेशनशिप वैसा ही होगा। तो सिंपल इसका तो आंसर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स है, इसलिए पियर्स का ऑप्शन दिया भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पियर्स का साथ रिलेशन भी सोशल एक्टिविटी को प्रभावित करता, नो डाउट। तो अगर दोनों दिया हो तो बोथ चूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द टास्क ऑफ द एडोलेसेंट इज टू, बताइएगा एक किशोर अवस्था, एरिक एरिक्सन की हमने बात की थी ना, तो एरिक्सन के अनुसार किशोर का कार्य क्या है, 12 से 18 वर्ष का जो व्यक्ति है क्या कार्य है। डेवलप अ सेंस ऑफ मॉरलिटी, नैतिक सही और गलत के बारे में सोचना। फाइंड इंटीमेसी विद अनदर, यानी रोमांटिक पार्टनर्स खोजना। डेवलप अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव, कुछ नया करने की भावना। या फाइंड अ कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ, ये बात यहां सही है। कंसिस्टेंट सेल्फ क्या होता है, कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ का मतलब है अपनी कंसिस्टेंट आइडेंटिटी, कि मैं हूं कौन, आज मैं पायलट बनना चाहता हूं, कल मैं ये बनना चाहता हूं, ये नहीं। आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना, आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकलना, ये एक टास्क है एडोलेसेंट का, है ना। हमने बात की थी ना डेवलपमेंटल टास्क की, तो डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर एज पे समाज की आपसे, उनको हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या टास्क कहते हैं। तो इस एज का, एडोलेसेंस का एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन या टास्क क्या है, फाइंड अ कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ एज पर एरिक्सन, कि कंसिस्टेंट सेल्फ, कि मैं ये हूं, मेरी ये वैल्यूज हैं, मेरी ये लाइफ होगी, मुझे इस तरफ काम करना है, मेरी ये पहचान है। उस सेल्फ को, खुद को, एक ऐसा सेल्फ जो रोज नहीं बदल रहा है कि आज मैं ये हूं कल मैं वो हूं। फाइंड अ कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ, यानी अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना। एरिक्सन इसी की तो बात करते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इमोशनल डेवलपमेंट रीचेज इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डैश, जो भावनात्मक विकास है डैश की अवधि के दौरान चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है, यानी अपने चरम पे। इमोशनल डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल पे है इस समय, मेंटल डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल पे है। मैक्सिमम मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट का क्लाइमैक्स, दोनों का जवाब क्या है, एडोलेसेंस ही है। दोनों का जवाब एडोलेसेंस ही है, ठीक है जी, दोनों का जवाब एडोलेसेंस है, ठीक है। कि मैक्सिमम या क्लाइमैक्स, पूरा जो मैक्सिमम इमोशंस का ड्रामा है, ड्रामा तो कहना पता नहीं कितना सही होगा बट कह सकते हैं, है ना, प्यार मोहब्बत ये सब चीजें, दोस्ती यारी, इमोशंस पे बहुत ज्यादा चलता है, तो ये किशोरावस्था में क्लाइमैक्स पे होता है। और मेंटल डेवलपमेंट भी आपका मैक्सिमम हो चुका होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने को यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं, आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है आज की क्लास से लेकर के, वो भी आप अभी पूछ लेंगे, समय हमारे पास आज थोड़ा बच गया है, ठीक है जी। तो वोकेशनल एंजाइटी, डे ड्रीमिंग, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड, ये सब इसी स्टेज को कहते हैं हम। डेलिक्वेंसी या क्रिमिनल टेंडेंसी की अवधारणा का विकसित होना, है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सब इसी में आते हैं। एक गलत हो गया, कोई बात नहीं, तबियत अभी बहुत बेटर है सपना, बहुत बेटर है। पीडीएफ आपको मंडे को मिल जाएगा, एक सीडीपी न्यू का अलग से सेक्शन बनेगा, उसमें इस बार के जो ताजा ताजा पीडीएफ होंगे लेटेस्ट, वो मिल जाएंगे। 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, शिवांगी, प्रियंका, मनीष, अंजलि, आलोक, अनिल, अनुराधा, शीतल, एकता, सब सही है मेरा, कह रही है एकता, मिजानुर, पीयूष, नरेंद्र, रानी, शिल्पा, नेहा, मनीष, शिवांगी, चलिए बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। पेडागोजी की क्लासेस भी जल्दी शुरू होंगी, नहीं मैं नहीं लूंगी, अदर टीचर्स लेंगे, कर सकते हो सूर्य, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं 9 बजे प्रैक्टिस अलग से यूट्यूब पे भी करा रही हूँ, यहाँ भी आपको कराती रहूंगी चैप्टर के साथ। क्या पूछा है आपने भाई, भूमि?
नहीं, टाइम कम नहीं है सरोज, इनफ टाइम है, अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है। अगर तसल्ली से थोड़ा टाइम ज्यादा देके, डे ड्रीमिंग का मतलब है अपनी ही दिवा स्वप्न, खुली आंखों से सपने देखते हैं। मैं ये करूंगा, मैं मुंबई जाऊंगी जब मैं बहुत बड़ी बहुत बड़ी औरत बन जाऊंगी तो मैं ये करूंगी, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो ये करूंगा, जब मैं सलमान खान से मिलूंगा तो ये करूंगा या करूंगी, ये होगा वो होगा। मतलब अपनी ही एक अलग दुनिया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो हो सकता है तर्क ना हो उन बातों में, लेकिन वो उन सपनों में रहते हैं। थैंक यू ईशा फॉर प्रेजिंग माई टीचिंग स्किल्स। मैक्सिमम कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस एज तक हो जाता है रितेश, बिल्कुल। 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया। अमर कह रहे हैं 10 आउट ऑफ 10, चलिए बहुत बढ़िया यशिका। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखें, आज के लिए हम इतना ही रखें, चलेगा? दोस्तों का बहुत ज्यादा प्रभाव इस एज में रहता ही है। आपके कमेंट्स क्यों रुक गए भाई? सूडो मेच्योरिटी होती है कि बच्चे को लगता है वो बहुत बड़ा हो गया, बट हुआ नहीं होता सच में। वो होती है लेटर चाइल्डहुड में, 6 से 12 वर्ष में मिथ्या परिपक्वता, उसको लगता है वो परिपक्व हो गया, जबकि अभी हुआ नहीं है। सारी चीजें तो परिपक्व एडोलेसेंस के एंड तक जाकर के हो रही हैं, अगर आप देख रहे हैं तो। थैंक यू वैष्णवी, यू आर जीनियस मैम। थैंक यू दीक्षा। और बताइए भाई, डाउट बताओ यार, आप तो तारीफों का पुल बांध रहे हो, तारीफों के पुल बांध रहे हो। मेरी ननद आपके मैराथन गई हैं, समझी नहीं मैं। स्मृति क्या कह रहे हो भाई? स्मृति रेखा, जैविक परिवर्तन है, हार्मोनल चेंजेस हैं आपके, बायोलॉजिकल चेंजेस हैं आपकी बॉडी में, जो आवाज में चेंजेस है, ये सब भी तो क्या है? ये जैविक चेंजेस ही तो है, साइकोलॉजिकल थोड़ी है, बायोलॉजी से तो आ रहे हैं। ये मेच्योरिटी के साथ अनफोल्ड हो रही हैं ये चीजें, कि आवाज में चेंज आ रहा है, हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है, शोल्डर्स ब्रॉड हो रहे हैं, ये बाकी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, ये सब बायोलॉजिकल चेंजेस से ही तो हो रहा है, जैविक परिवर्तन ही तो है ये। 10 आउट ऑफ 7 शीलू कह रहे हैं, ठीक है ना? देखो, प्यूबर्टी इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव फंक्शनैलिटी, कि आपके अंदर वो क्षमताएं आ गई हैं कि अब आप नई जनरेशन को ला पाएंगे दुनिया में। जैसे मेल्स में स्पर्म काउंट, फीमेल्स में एग्स का बनना, ये सारी चीजें ये रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं। जबकि मेच्योरिटी है समय के साथ, वो चाहे प्यूबर्टी हो या जो भी लक्षण आपके अंदर आने वो सब अनफोल्ड हो। प्यूबर्टी इज ऑल अबाउट आपकी रिप्रोडक्टिव जो फंक्शनैलिटी है उसके बारे में। ट्रांजिशनल का मतलब है परिवर्तन, ट्रांजिशन हो रहा है ना? हम अगर बात करें कि मनुष्य, कहा जाता है ना मनुष्य ना भाई, हम बंदर से इंसान बने हैं, तो बंदर से इंसान बनना मतलब वो ट्रांजिशन हुआ है हमारा। ऐसे ही जब बच्चे से वयस्क, चाइल्ड से अडल्ट बन रहे हैं, तो ट्रांजिशन किसके थ्रू हो रहा है? एडोलेसेंस के थ्रू, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? स्प्रिंग सीजन है, मतलब बहुत एनर्जी आपकी इस उम्र में होती है, बसंत ऋतु है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, फीमेल में ओवम का आना, एग्जैक्टली। अब वो प्योर बायोलॉजिकल कहानी हो जाएगी, उसमें ना तो हमें पढ़ना है और ना ही आपके काम का है। साइकोलॉजिकल चेंजेस है मूड के, जो मूड से संबंधित चेंजेस हैं। संडे वार तक, संडे को करेंगे भाई चैनल पे। एक गड़बड़ हो गया मैम, थैंक्स। आकांक्षा क्या? हाँ, बॉडी एंड माइंड, बिल्कुल ज्योति। हाँ, टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेट होना और एस्ट्रोजन का सीक्रेट होना फीमेल्स में, ये सब आपके बायोलॉजिकल चेंजेस ही तो हैं प्रतांश, बिल्कुल। मेरे को आपने बायोलॉजी पढ़वा दिया आज, जितनी मैंने जीवन में ना पढ़ी होगी। देखिएगा, चलें आगे बढ़े। ईटिंग डिसऑर्डर सिंपल है, खाने से संबंधित कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं। डिसऑर्डर क्या कहते हैं हिंदी में? जो भी कहते हैं, मतलब ऑर्डर में नहीं है जो चीज, वो आगे लगा दिया, मतलब ऑर्डर उसका इधर उधर हिल गया, सीक्वेंस हिल गया, जो तरीका होना चाहिए वो उससे भटक गया कहीं ना कहीं। तो या तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, नॉर्मल नहीं है बेसिकली। डिसऑर्डर का मतलब ये है, नॉर्मल से अलग हो गया वो। कल क्लास ऑफ रहेगी भाई, कल सैटरडे ऑफ रहेगी, हम मिलेंगे। जेंडर बायस में आपको बताऊंगी, जेंडर एक टॉपिक अलग से, कि भेदभाव करना लड़के और लड़कियों में, या जेंडर के आधार पर भेदभाव करना। ओवर ईटिंग सिर्फ गर्ल्स में नहीं है, वो बिंज ईटिंग लड़कों में भी हो सकती है, वो जो बुलिमिया नर्वोसा था। एरिक्सन की थियरी कराऊंगी अलग से, सद्दाम उसकी टेंशन ना लो,
कई चीजें ऐसी हैं जो आगे की क्लासेस में आने वाली है। कल नहीं यार, मंडे को मिलेंगे अब सीधा। कोई कह रहा है गोल्डन एज, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन जो कह रहे हैं हम, या गोल्डन एज जो कह रहे हैं, ये अपने आप में यूनिक पीरियड है। उतनी एनर्जी, उतने चेंजेस, इतने सारे आपके अंदर क्षमताएं डेवलप हो रही हैं अगर देखा जाए तो। और ये सब बातें ना कोई कोई लोग कह देते हैं, फलाने ने कह दिया भाई ये वाली एज है ना, ये कोई ऐसी फैक्चुअल चीज नहीं हो जाती है। इमोशंस का क्लाइमैक्स वाला एज है। नहीं, डिसऑर्डर का मतलब सिर्फ कम उम्र में नहीं है। डिसऑर्डर आपकी ज्यादा एज में भी हो सकता है, कोई भी डिसऑर्डर। बहुत तरह के डिसऑर्डर होते हैं, मूड से लेके माइंड से लेके बहुत तरह के डिसऑर्डर होते हैं। हाँ, आपकी जितनी मैक्सिमम हाइट बढ़नी होगी इस एज में बढ़ जाती है। ओके आकांक्षा, कोई नहीं। स्टैनली हॉल ने कहा है कि अरे 10 घंटे तो बहुत है सीटेट के लिए, आग लगा दोगे, इतने बढ़िया पढ़ लोगे। 10 घंटे तो बहुत है, अच्छे से अगर पढ़ लो तो मजा ही आ जाए फिर तो। 1 महीना छोड़ो। हाँ, यूट्यूब पे मिलेंगे 9 बजे, प्रैक्टिस करेंगे आज। यूट्यूब पे कल तो मुश्किल है यार, मतलब मैं चाह रही हूँ कि सैटरडे ऑफ ही रखूं ताकि थोड़ा सा मेरी हेल्थ को भी मौका मिलता रहे। बट शायद कुछ न्यूज वगैरह कल हम कवर करेंगे, जो कुछ यूपी टेट वगैरह के आने की वो है। क्लास नहीं होगी, मेरी बात का जवाब दे दो। कविता कह रहे हैं क्या बात है भाई, पूछिए। कल भी क्लास लीजिए, वो मैं ले लूंगी अगर मुझे लगेगा ना कि लीडरशिप स्किल्स विकसित होती हैं कि भाई मुझे मॉनिटर बनना है या मुझे हेड गर्ल बनना है स्कूल में। मतलब लोगों को एक दिशा दे पाने की क्षमता इसी उम्र में विकसित होती है, फिर बाद में जाकर के लोग नेतागिरी में चले जाते हैं कई बार। स्टैनली हॉल ने कहा है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड है, तनाव एवं तूफान का काल है। बच्चा बहुत तनाव में रहेगा, अंदर बहुत तूफान आया रहेगा, चेंजेस इतने सारे हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, हर तरह के। अचानक से गुस्सा आ जाएगा तो स्ट्रेस में दिखेगा। वोकेशनल एंग्जाइटी भी है, एडजस्टमेंट भी है, समाज में पता ही नहीं है छोटा हूं बड़ा हूं कौन हूं, है ना। डेंजर एज भी कह सकते हैं एक तरह से, मुश्किल है, ये अपने आप में बहुत कठिन काल माना जाता है। मंडे का टॉपिक आपका रहेगा, मंडे का टॉपिक आपका, इसके बाद हम करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट करके फिर हम फ्री हो जाएंगे, फिर आपकी थियोरीज शुरू हो जाएंगी सारी, ठीक है ना। चलिए फिर, टेक केयर, मिलते हैं संडे को। संडे वार्ता मैं करूंगी चैनल पे जहां तक है। हाँ, डोर को हम थ्रेशोल्ड पीरियड कहते हैं, बिल्कुल वो भी हो जाएगा। पहले प्रैक्टिस करो, टाइम भी मैनेज होगा भाई। क्लाइमेक्स का मतलब है एकदम ड्रामेटिक चेंज, जैसे मूवी में क्लाइमेक्स होता है ना, तो इमोशंस भी ऐसे ही चल रहे होते हैं स्टेज में। चलिए टेक केयर, मिलते हैं कल, आई मीन मंडे को। अनरियलिज्म का मतलब है रियलिटी से दूर रहना। तर्क है या नहीं, अपनी ही ख्याली पुलाव बनाते रहना, ख्याली। रियलिस्टिक है कोई बात नहीं है, बट हाँ हो जाएगा। चांद पे जाना है, चले जाएंगे, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मंडे को हाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्लास से पहले।